जेएमएम ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। सोमेश सोरेन होंगे जेएमएम के उम्मीदवार। जानकारी ये मिल रही है कि सोमेश सोरेन ही चुनावी मैदान में जेएमएम की तरफ से जाएंगे उपचुनाव में। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करनी बाकी है, लेकिन खबर ये पुख्ता बताई जा रही है कि सोमेश सोरेन को ही पार्टी टिकट दे रही है। विक्ट्री साइन उनका आप देख सकते हैं। स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश, और औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश को ही पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। रामदास सोरेन के निधन के बाद से ये सीट खाली है और यहां पर कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान की खबर भी मिल रही है कि सोमेश के नाम को ऑफिशियल तौर पर पार्टी सामने रखेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। सोमेश सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन ये जानकारी सोमेश को दी जा चुकी है कि पार्टी की तरफ से उपचुनाव में वही उम्मीदवार होंगे। विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखा दिया है। और आपको बता दें कि रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश, और सोमेश को जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बस कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान बाकी है। और चलिए रांची से आपको बड़ी खबर दे। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक, बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा देखिए, क्योंकि झारखंड में उपचुनाव है, घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला का उपचुनाव रहा, जिसके लिए रणनीति तय की गई। और इसके साथ ही पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार, सदस्य अभियान, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। ये बैठक केंद्रीय महाधिवेशन के बाद जेएमएम की पहली केंद्रीय समिति की बैठक है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियां, चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया है। और वहीं घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार चुना है। आपको जानकारी दे दें कि बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं। 2024 में भी बीजेपी की ओर से ये चुनाव लड़े थे, और देखिए पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जाहिर किया है, और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। काफी समय से सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब देखिए नामों का ऐलान किया जा चुका है, और चंपाई सोरेन के बेटे को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ही देर में सोमेश का नाम सामने रखा जाएगा। फाइनल टिकट उनका हो चुका है। दूसरी तरफ कौन है बाबूलाल सोरेन, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन का गहरा प्रभाव दिखता है, माना जा रहा है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से इनको चुना गया। बीजेपी की चंपाई के प्रभाव को साधने की नीति भी इस रणनीति के पीछे दिखती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए, बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं। पिछले विधानसभा में इसी सीट से वो चुनाव लड़े थे, और अब वो उपचुनाव में जा रहे हैं। 2024 में बाबूलाल को 75,000 वोट मिले थे। बीजेपी कमबैक के तौर पर इसे देख रही है। बीजेपी के लिए आखिर ये उपचुनाव खास क्यों है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल सहानुभूति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद से ये सीट खाली है, और जब कांग्रेस की तरफ से उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा है तो माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट जेएमएम को मिल सकता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, और उनके तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली में काफी दिनों तक उनका इलाज चला। 15 अगस्त 2025 को उनका निधन हुआ। दिल्ली में इलाज के दौरान रामदास सोरेन का निधन हुआ था, और अब उपचुनाव में उनके बेटे जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से। रामदास के निधन के बाद से ही उपचुनाव की तैयारी हो रही है। 11 तारीख को यहां पर वोटिंग होने वाली है। श्री बाबूलाल सोरेन जी जिस प्रकार से घाटशिला में लगातार एक्टिव रहे हैं, जिस प्रकार से घाटशिला के लोगों के
हर सुख दुख में वह शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले विधानसभा में घाटशिला में भाजपा के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, इन सभी को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार हेमंत सोरेन के कुशासन के खिलाफ घाटशिला की जनता भाजपा पार्टी को, कमल को और बाबूलाल सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। और वहीं बाबूलाल सोरेन को घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने पर बीजेपी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने दावा किया कि उपचुनाव में पार्टी की जीत होगी। सुनते हैं। इस बार का समीकरण सबसे अलग है और हम पूरे फुल बहुमत से अब हम वहाँ जीतने वाले हैं और जो भी आएगा हमारा कॉन्टेक्टर नहीं रहेगा और जिस तरह का हम लोग एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं वो सबसे अलग नजारा है। क्या लग रहा है सरकार को नकार देगी इस बार जनता? बिल्कुल इस बार एक हटके होगा वहाँ का जो प्रदर्शन है। और वहीं सीता सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। रांची से कतुरास जाने के दौरान सीता सोरेन बोकारो सर्किट हाउस रुकी थी, जहां पर दुर्गा सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीता सोरेन ने कहा कि इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग है, प्रदर्शन बिल्कुल हटके होगा और सरकार को जनता जानकारी देगी। तो सरकार को जनता की तरफ से जिताया जाएगा। इस बार के समीकरण बिल्कुल अलग है, इस तरीके के दावे किए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कमबैक के तौर पर बीजेपी इस चुनाव को देख रही है। और चलिए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। जेएमएम ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सोमेश सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश। हेमंत सोरेन ने नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, हमने आपको जानकारी दी थी कि कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान किया जाएगा। वो ऐलान हो चुका है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। हेमंत सोरेन की तरफ से ये बयान दिया गया और ऑफिशियल नाम रखा गया है स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का, जो कि जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। और रामदास सोरेन के बाद से घाटशिला सीट खाली है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है सोमेश के नाम का। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। औपचारिक तौर पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। हालांकि यह अनुमान पहले से था कि सोमेश को ही टिकट मिलेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब किया जा चुका है। रामदास सोरेन के बेटे सोमेश को टिकट मिला। चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है। बिहार में भी चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना है। यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी, जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। बड़ी खबर ये रांची से, जहां पर नगड़ी थाना क्षेत्र का कटहल मोड़ इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हथियार के साथ आए दो अपराधियों ने कारोबारी राधे श्याम साहू पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। कारोबारी को 6 गोलियां लगी। उनकी हालत नाजुक है। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शांभवी इंटरप्राइजेस के संचालक राधे श्याम साहू अपनी दुकान में बैठे थे और इसी दौरान उन पर फायरिंग की जाती है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है। अपराधियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। राजधानी के एंट्री एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। क्यूआरटी की 10 टीमें लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई हैं। और वो आया और गोलियां चला दिया डायरेक्ट।
हाँ डायरेक्ट गोली चलाए दिया। मालिक बचाओ बचाओ बोल रहा है, पूरा पीछे घूर रहा है। अब मेरे को बोला कि बचाओ बचाओ। अब हाँ तो कौन है, क्या हो रहा है, देख रहे हैं तो गोली मार रहा है पूरा। कितना लोग थे वो लोग जो गोली चलाने? उसको तो नहीं पता कितना, खाली एक ही आदमी घुसा था। अकेले घुसा? हाँ एक ही आदमी फायरिंग किया? हाँ एक ही आदमी गिर गया तो भी मतलब कि सटा के मार रहा है। अब मेरे को साइड हट बोल रहा है। अब मैं छोड़ा छोड़ी करता तो मेरे को भी पड़ता। धमकी उनकी आया था ऐसा कुछ पता है? उससे तो नहीं पता। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 250 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का खुलासा किया। आरोपी व्यापारी प्रदीप कलबेलिया को बोकारो के चास से गिरफ्तार किया गया। 50 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए। कई दस्तावेज भी जब्त हुए। आरोपी व्यापारी के जमशेदपुर एमजीएम में मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया गया है। विभाग के अधिकारी की माने तो झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी घोटाले का मामला ये है और इसका नेटवर्क फर्जी बिल बनाकर चलाया जाता है और जीएसटी घोटाला किया जाता है। जमशेदपुर से ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आरोपी व्यापारी को जेल भेजा गया और बताया जा रहा है कि इसका नेटवर्क काफी बड़ा है। जीएसटी का घोटाला किया जा रहा था, फर्जी बिल बनाकर घोटाले का खेल खेला जा रहा था। जीएसटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ये जीएसटी की फर्जी बिलिंग का मामला है और अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला है लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के शायद फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 40-44 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी फ्रॉड हुआ है। और बाकी आगे की जांच हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की पटना जोनल यूनिट के अपर महानिदेशक एडीजी साहब के नेतृत्व में किया गया है। और वहीं मेदिनीनगर में भी आदिवासी संघर्ष बचाव समिति की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई। झारखंड में कुर्मी को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने विरोध मार्च निकाला है, जिसमें आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जो झारखंड में आदिवासी के हक अधिकार को छीनने की साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिगुल फूंका है। आगे भी इससे बड़ा आंदोलन होगा। और झारखंड में कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी और अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर के जो लगातार विरोध हो रहा है आदिवासी समाज का, पलामू में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेदिनीनगर कचहरी परिसर में आदिवासी अधिकार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है और लगातार काफी संख्या में यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अलग अलग संगठन से जुड़े लोग पहुंचे हैं। राज्य में जिस प्रकार से ज्वलंत मुद्दा है कुर्मी महतो जो आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम सभी अपने आदिवासियों को बचाने के लिए प्रमंडल स्तरीय जन आक्रोश रैली है आदिवासी समुदायों का। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग के जो हक अधिकार है, जो हम लोग किसी को लेने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग आदिवासी एक समान है। बिगुल फूंक डाला है और इसका जो मांग है कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी और जनजाति में शामिल करने, इस मांग की विरोध लगातार वो पलामू में भी देखने को मिल रहा है। पलामू में भी बड़े पैमाने पर जन आक्रोश के माध्यम से ये आंदोलन चल रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और वहीं झारखंड बीजेपी ने चंगाई सभा के बहाने धर्मांतरण का खेल जारी रहने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में हरदाग पंचायत के चर्च का मामला उठाया। ग्राम सभा के विरोध के बाद भी चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण में इसे जारी रखने का आरोप लगाते हुए प्रवक्ता ने इस पर जल्द रोक लगाने की मांग की। चांद गांव में चंगाई सभा लगातार जारी है और सरकार और पुलिस में शिकायत की वहां की ग्राम सभा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने बैठक की और बैठक जो थी वो अध्यक्षता में हुई ग्राम प्रधान मनोज मुंडा जी के नेतृत्व में। इसके दस्तावेज तमाम यहाँ उपलब्ध हैं। ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन लिया, इस रिजोल्यूशन की कॉपी को भेजा पुलिस को कि अविलंब इस चंगाई सभा को बंद कराइए,
इस चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। मैं ये दस्तावेज आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन आदिवासियों के हस्ताक्षर हैं जो चाहते हैं चंगाई सभा जो लगातार चल रहा है उसे बंद किया जाए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जो सरकार के संरक्षण में ही धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने हेमंत सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट मिनरल स्कैम लगभग 2000 करोड़ का है। हेमंत सरकार आदिवासियों को लूटने का प्लान बना रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, शायद इसी फंड से राहुल गांधी के विदेश यात्रा के खर्चे निकलते हैं। हेमंत सरकार आदिवासियों को लूट रही है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। साथ ही बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी इसी स्कैम के पैसे से विदेश यात्रा का खर्चा उठाते हैं। तीन पार्टियां झारखंड में सरकार चला रही हैं, जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। वो तीनों जो है इंडी अलायंस में भागीदार हैं। पड़ोसी राज्य में भी वो चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर इस पर उत्तर देना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्कैम के जरिए जो है अपनी राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग जुटा रही थी। राहुल गांधी जो 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, किसी को अता पता नहीं होता है, ये फंडिंग आखिर कहां से आती है? शायद इस स्कैम में उन सारे प्रश्नों का उत्तर हो। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां पर रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पतरातू से पुलिस ने पांडे गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने बताया कि मामूली विवाद मारपीट के बाद बदला लेने के लिए पांडे गिरोह के कई अपराधी जमा हुए, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अपराधियों को पकड़ा गया, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य भागने में सफल रहे और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जब ये पतरातू के साकुल के आम बगीचा पहुंचे तो वहाँ पे 6-7 लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। और हमारी टीम के द्वारा जैसे ही देखे वो लोग भागने लगे। इसमें 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है, रेहान, जिसमें एक का नाम रेहान और छोटू है और दूसरे का नाम राजेश साव है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां पर बरही थाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पहले की गई लूट और चोरी की घटनाओं को भी कबूल कर लिया है। 2 बाइक पे सवार 4 व्यक्ति को पकड़ा गया और जब उनसे उनका चेकिंग किया गया तब उनके पास से एक के पास 7.65 mm का देसी पिस्टल और एक के पास एक देसी कट्टा प्राप्त हुआ। और इन लोगों की पूछताछ करने पता चला कि ये लोग आगे लूट और छिनताई करने घटने अंजाम देना जा रहे थे। और वहीं चाईबासा जिले के जंगलों में घमासान मचा हुआ है। नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से एकजुट है, जिसके लिए सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। नए कैंप का उद्देश्य नक्सलियों के लॉजिस्टिक सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद करना है। आपको बता दें कि इस साल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 32 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ऐसे में इन कैंप की मदद से नक्सलियों के अंतिम गढ़ को जल्द धराशायी करने की उम्मीद है। कई कैंप्स हम लोग एस्टेब्लिश कर रखे हैं। आपको पता है सरंडा है जो लास्ट हमारा जो एरिया है जहां नक्सल ऑपरेशन ख़त्म होगा, जहां तो उसका हम लोग का महसूस किया जा रहा है। कुछ कैंप्स वगैरह अभी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। हमारा तरफ से 4 कैंप्स इस्टेब्लिश होगा झारखंड साइड में। उड़ीसा साइड में भी कुछ कैंप इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उसमें भी 3 कैंप इस्टेब्लिश होने की आवश्यकता है। और वहीं चाईबासा में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रतिरोध सप्ताह मनाते हुए बंद का ऐलान किया था, जिसका असर जिले में देखने को मिला। इस दौरान बाजार की तमाम दुकानें बंद रहीं, साथ ही रांची जाने वाले यात्री बसें भी नहीं चली। बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। और दूसरी तरफ झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर धनबाद सांसद
ढुल्लू महतो ने बड़ा बयान दिया है। ढुल्लू महतो ने धनबाद पुलिस के अपराधी के खिलाफ किए गए शूटआउट की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसका कारण भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्योंकि सभी लोग कोयला और बालू की लूट में लगे हुए हैं। झारखंड में भी उत्तर प्रदेश का मॉडल इस्तेमाल होना चाहिए। अपराधियों को सीधे शूटआउट किया जाना चाहिए। मोदी जी का जो विचारधारा है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, अगर हम उसे ग्रहण कर लेंगे और जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर का घटना आप लोगों ने देखा, पूरा विश्व लगभग 99% मोदी जी के पक्ष में खड़ा रहा। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां टाटी झरिया प्रखंड के खैरा गांव में देर रात एक हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरे हाथी के बच्चे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रातों रात मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और करीब 8 घंटे तक चले इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जेसीबी की मदद से कुएं की खुदाई की गई। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया। जो बच्चा उसमें गिर गया तो हम लोग को पता नहीं चला, रात में अंधेरा में दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत देर तक वो हाथी वहाँ से हट ही नहीं रहा था। तब हम लोग को पता चला कुछ ज़रूर है वहाँ पे, तो हम लोग जाके टॉर्च से देखे तो कुआं के अंदर छोटा बच्चा है, वो हाथी वो उसमें तैर रहा है, बहुत मतलब कि मुश्किल में है। कल रात मुझे सूचना मिली कि एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। मैंने तुरंत वन विभाग के कर्मचारियों से समन्वय स्थापित किया और उस हाथी के बच्चे को निकालने में भरपूर प्रयास किए। अंततः हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त से कुएं में पानी भरकर जेसीबी लगाकर कुआं को तोड़ते हुए हम लोगों ने सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाले और इस कार्य में हमारे वन विभाग के कर्मी और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।